एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए देखिए सालों की मेहनत लगती है, बच्चे रात दिन एक कर देते हैं। बिल्कुल, और एक मिडिल क्लास परिवार ना अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा देता है सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा एक दिन सफेद कोट पहन कर निकलेगा। सही बात है। और हमें सिस्टम से उम्मीद होती है कि सब कुछ एकदम फेयर होगा, आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर अचानक एक सुबह न्यूज आती है कि पेपर सेट होने से लेकर एग्जाम हॉल तक पहुंचने के बीच में ही पेपर लीक हो गया है। जो कि सच में बहुत बड़ा झटका है। पूरा देश आज इसी बात से एक गहरे शॉक में है कि आखिर इतने बड़े और सिक्योर्ड लेवल पर चीटिंग हो कैसे सकती है। देखिए, इस एक खबर ने ना लाखों घरों में जो हड़कंप मचाया है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ सिर्फ एक एग्जाम के कैंसिल होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन बच्चों के मेंटल प्रेशर की बात कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2 या 3 साल से अपने कमरों की खिड़कियां तक नहीं खोली हैं। बाप रे, हाँ। रातों की नींद दांव पर लगाई है और एक झटके में उनसे कहा जाता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम इसी नीट यूजी पेपर लीक के पूरे मुद्दे को जड़ से समझने वाले हैं। सही कहा आपने। और हमारा मिशन ये है कि हम इसमें किसी भी भारी टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल आम भाषा में। हाँ, इतनी आसान भाषा में कि हर घर में बैठे पेरेंट्स और बच्चों को ये क्लियर हो जाए कि आखिर ये सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है। राइट। एजुकेशन मिनिस्ट्री जिस चेन ऑफ कमांड के टूटने की बात कर रही है वो क्या है? इस चीटिंग के पीछे जो करोड़ों रुपयों की एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी चल रही है उसका काम करने का तरीका क्या है? और सबसे जरूरी बात, कैसे आने वाले टाइम में ये पूरा कागज वाला सिस्टम बदलकर ऑनलाइन होने जा रहा है। पर इन सब में घुसने से पहले मुझे लगता है हमें इस पूरे मुद्दे के स्केल को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, ये कोई छोटा मोटा स्कूल का टेस्ट तो है नहीं। पूरे भारत में मेडिकल फील्ड के लिए, चाहे वो MBBS हो, डेंटल हो या आयुष हो, ये एक इकलौता दरवाजा है। एक ही दरवाजा? हाँ, और इस दरवाजे से घुसने के लिए करीब 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं। 23 लाख? ये नंबर बोलने में आसान लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि हमारे देश में सरकारी मेडिकल सीट्स हैं कितनी? सिर्फ 1 लाख के आसपास। सिर्फ 1 लाख? मतलब 23 लाख बच्चे लड़ रहे हैं सिर्फ 1 लाख सीट्स के लिए। जी हाँ। ये तो एक बहुत भयानक प्रेशर कुकर बन चुका है। और असल में इस सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन मेरे दिमाग में ना सबसे पहला सवाल ये आता है कि आज के टाइम में जब हम दूध, ब्रेड खरीदने से लेकर हवाई जहाज की टिकट तक सब कुछ डिजिटल कर चुके हैं, तो फिर इतने बड़े एग्जाम के लिए हम आज भी कागज के पेपर्स को ट्रकों में भरकर क्यों घुमा रहे थे? मतलब हम इस पुराने सिस्टम से इतने चिपके क्यों थे? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अच्छा। देखिए, इतने बड़े लेवल पर और इतनी सारी अलग अलग भाषाओं में देश के हर छोटे बड़े शहर और गांव में एक साथ एग्जाम करवाना ना दुनिया के सबसे मुश्किल एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में से एक है। राइट। हर गांव या कस्बे में ऐसे कंप्यूटर लैब्स नहीं है जहां हजारों बच्चों को एक साथ बैठाकर एक सिक्योर्ड इंटरनेट कनेक्शन के साथ एग्जाम दिलवाया जा सके। सही बात है। इसीलिए ये फिजिकल पेपर और OMR शीट वाला सिस्टम इतने सालों से चल रहा था। तो चलिए इस सिस्टम की ना थोड़ी तह तक जाते हैं। हाँ, चलिए। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन या ऑनलाइन एग्जाम पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ये मौजूदा सिस्टम फेल कहाँ हुआ। आखिर एक कागज का टुकड़ा इतना बड़ा नेशनल क्राइसिस कैसे बन गया? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्लियरली बोला था कि चेन ऑफ कमांड में ब्रीच हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पेपर बनने से लेकर एग्जाम हॉल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगी है। सही कहा। और असल में ना ये पूरा प्रोसेस किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले देश के कुछ टॉप प्रोफेसर्स का एक बहुत ही सीक्रेट पैनल होता है जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ओके, एक बंद कमरे में डिफिकल्टी लेवल कैसा है वगैरह। राइट। इसके बाद वो फाइनल पेपर डिजिटली एनक्रिप्ट होता है और एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है। और मुझे लगता है असली खेल शायद प्रिंटिंग प्रेस से ही शुरू होता है। सही पकड़ा आपने। वहां लाखों क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट होते हैं, उनकी सिक्योर पैकेजिंग होती है और फिर शुरू होता है वो काम जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, ट्रांसपोर्टेशन। एग्जैक्टली। पूरे देश के कोने कोने में हजारों सेंटर्स तक उन पेपर्स को ट्रकों में, ट्रेनों में फिजिकली ट्रांसपोर्ट करना होता है। फिर उन्हें बैंकों के स्ट्रांग रूम्स में स्टोर किया जाता है और एग्जाम शुरू होने से कुछ घंटे पहले वो पेपर सेंटर पर पहुंचता है जहां ऑफिशियल्स के सामने पैकेट फाड़ा जाता है। जी। देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस किसी हॉलीवुड की बैंक रॉबरी मूवी जैसा लग रहा है। बैंक रॉबरी? वो थोड़ा समझाएंगे कैसे? जैसे बैंक से कैश वैन निकलती है, उसमें करोड़ों रुपए भरे हैं और वो वैन शहर भर में घूम रही है अलग अलग ATM में कैश डालने के लिए। अच्छा, हाँ। और रास्ते में ही कोई गैंग उसे हाईजैक कर लेता है या फिर वैन का ड्राइवर ही किसी गैंग के साथ मिला हुआ है। ओह वाओ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। यहाँ कैश की जगह वो क्वेश्चन पेपर है। जब तक सिस्टम में इतने सारे लोग, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के मजदूर, ट्रांसपोर्ट करने वाले ड्राइवर्स, कुरियर वाले, लोकल टीचर्स, राइट, ये सब लोग जब तक फिजिकली इन्वॉल्व रहेंगे, कोई ना कोई तो लालच में आएगा ही ना। बिल्कुल आएगा। और यही ह्यूमन टच इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप इन पेपर्स को लोहे के कितने भी मजबूत बक्से में बंद कर लें, उस बक्से की चाबी तो आखिर किसी इंसान के हाथ में ही होगी ना। सही बात है। अब सोचिए, एक प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी जिसे शायद महीने के 15,000 रुपए मिलते हैं, हाँ। अगर उसे कोई एक पेपर की फोटो खींचने के लिए 5 लाख रुपए ऑफर कर दे
तो वहां इंसान का लालच उस सिस्टम की सिक्योरिटी पर भारी पड़ जाता है। बाप रे, 5 लाख रुपए एक फोटो के। और कई बार क्या होता है, पेपर ट्रांसपोर्ट करते वक्त बीच रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर सील के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ढाबे पर? हाँ, और कई बार तो सेंटर पर जो लोकल स्टाफ होता है वो एग्जाम शुरू होने से 20 मिनट पहले ही पैकेट खोलकर वॉशरूम में जाके उसकी फोटो खींच लेता है। ये तो एकदम सिस्टम का मजाक बन गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई इंसान इतना बड़ा रिस्क लेता ही क्यों है? लालच। मतलब इतने बड़े लेवल का एग्जाम है, अगर पकड़े गए तो सीधा जेल है। पर इसका जवाब ना सिर्फ और सिर्फ पैसे में छुपा है। बिल्कुल। ये जो हम न्यूज में पेपर लीक सुनते हैं, ये महज कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं है। ये बाकायदा करोड़ों रुपयों की एक बहुत बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। सही कहा आपने, इसको एक पेपर लीक इकोनॉमी कहना चाहिए। पेपर लीक इकोनॉमी? हाँ, और नीट जैसे एग्जाम में तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इसमें मुनाफे का मार्जिन इतना तगड़ा है कि क्रिमिनल्स चुंबक की तरह इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मुनाफे का मार्जिन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको? आप खुद हिसाब लगाइए, अगर एक बच्चे की रैंक अच्छी नहीं आती और उससे सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता, तो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने की फीस कितनी होती है? आज के टाइम में ये 50 लाख से शुरू होकर 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है। 1.5 करोड़? एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए ये अमाउंट सोचने में ही चक्कर आ जाए। वही तो। पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच देते हैं, लोन ले लेते हैं, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा करना लगभग इम्पॉसिबल है। और जो ये माफिया या मिडिलमैन होते हैं वो इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कैसे? वो पेरेंट्स के पास जाकर एक सिंपल सा कैलकुलेशन रखते हैं। कहते हैं, देखिए, अगर आपका बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, उसके बजाय आप हमें सिर्फ 25 लाख रुपए दे दीजिए। क्या बात कर रहे हैं, 25 लाख कैश? हाँ, हम एग्जाम से एक रात पहले आपके बच्चे को असली क्वेश्चन पेपर दे देंगे, उसे सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाएगी, करियर सेट हो जाएगा और आपके 75 लाख रुपए बच भी जाएंगे। वाह, मतलब ये पूरा का पूरा एक बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं वो लोग। ये कैलकुलेशन ही इस पूरे क्राइम की रीढ़ की हड्डी है। तो इसका मतलब इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन खड़ी हो गई है देश में। जी हाँ, बिल्कुल। जिसमें लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, साइबर कैफे वाले, अंदर के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी और न जाने कितने बिचौलिए शामिल होते हैं। सही बात है, कई जगह तो प्रॉपर सॉल्वर गैंग काम करते हैं। सॉल्वर गैंग? हाँ, जो पैसे लेकर असली स्टूडेंट की जगह किसी और होशियार लड़के को एग्जाम देने बिठा देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये बीमारी सिर्फ नीट तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, और भी एग्जाम्स हैं। रेलवे, एसएससी, पुलिस भर्ती, हर जगह आपको यही सेम पैटर्न दिखेगा। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा, थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। पूछिए। हम सिर्फ इन क्रिमिनल्स, सिस्टम और इन बिचौलियों को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बचती ना। ये भी है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि ये डिमांड सीधे हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स की तरफ से आ रही है। सही पकड़ा आपने। जब पेरेंट्स खुद 25 लाख रुपए कैश एक बैग में लेकर तैयार बैठे हैं कि भाई किसी भी तरह मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, उसे पेपर मिल जाए, तो सप्लाई करने वाले तो पैदा होंगे ही ना। बिल्कुल होंगे। जब तक खरीदने वाले बाजार में खड़े हैं, बेचने वाला कोई ना कोई प्रोडक्ट या जुगाड़ लेकर आ ही जाएगा। इस नजरिए से देखें तो ये सच में एक बहुत कड़वा सच है। समाज में सक्सेस का जो पैमाना बन गया है ना, वो बहुत खतरनाक है। हर किसी को लगता है कि अगर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना तो उसकी जिंदगी बेकार है। सही बात है। सोसाइटी का यही प्रेशर पेरेंट्स को गलत रास्ते चुनने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बच्चों के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। तो जब हमारी सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा है और फिजिकल पेपर वाला सिस्टम इस कदर टूट चुका है, तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए कर क्या रही है? देखिए, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से सरकार 2 तरह के कदम उठा रही है। ओके। एक है तुरंत राहत देने वाला कदम और दूसरा है सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने वाला लॉन्ग टर्म शिफ्ट। तो पहले शॉर्ट टर्म रिलीफ की बात करते हैं, वो क्या है? तुरंत राहत के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक री एग्जाम शेड्यूल किया गया है 21 जून को। अच्छा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये री एग्जाम भी पुराने तरीके से ही होगा, यानी वही पेन और पेपर? हाँ, बस स्टूडेंट्स की परेशानी कम करने के लिए उन्हें थोड़ा रिलीफ दिया गया है। जैसे एग्जाम में उन्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उन्हें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी और वो अपनी सुविधा के हिसाब से एग्जाम सिटी भी बदल सकते हैं। लेकिन सच कहूं तो हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक बैंडेड लगाने जैसा है। असली जख्म तो अभी भी वैसा ही है। सही बात है, और इसीलिए असली बदलाव अगले साल से आने वाला है। सुना है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने तय किया है कि आगे से नीट पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, फिजिकल कागज का झंझट हमेशा के लिए खत्म। अब हमारे लिसनर्स और पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सीबीटी असल में काम कैसे करता है। इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, प्लीज। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपता। पेपर एक सिक्योर डिजिटल फाइल में बनता है और इस फाइल पर बहुत ही हेवी एन्क्रिप्शन लगा होता है। एन्क्रिप्शन का मतलब? किसी तरह का पासवर्ड या लॉक। एग्जैक्टली। उस डिजिटल फाइल को एक डिजिटल ताले में बंद कर दिया जाता है। ये फाइल सीधे एग्जाम सेंटर के लोकल सर्वर पर भेजी जाती है। ये है कि उस फाइल को खोलने का जो पासवर्ड होता है ना, वो एग्जाम वाले दिन ठीक सुबह 9 बजे में हेडक्वार्टर्स से जनरेट होकर सेंटर्स पर पहुंचता है। वाओ, मतलब रास्ते में पेपर के चोरी होने का रिस्क प्रैक्टिकली जीरो हो गया। जीरो, बिल्कुल जीरो। वो जो कैश वैन वाला उदाहरण हमने पहले लिया था, वो झंझट ही खत्म।
अब ट्रकों में भरकर कैश भेजने के बजाय सिस्टम सीधे जैसे आप और मैं यूपीआई ट्रांसफर करते हैं वैसी डिजिटल ट्रांसफर कर रहा है। सही कहा, यूपीआई की तरफ फास्ट और सिक्योर। और इस सीबीटी का एक और बहुत बड़ा फायदा है जो बच्चों को एग्जाम हॉल में दिखता है। वो क्या है? मान लीजिए एक कमरे में 100 बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। हाँ। तो सिस्टम इस तरह डिजाइन होता है कि हर बच्चे की स्क्रीन पर सवाल अलग क्रम में आते हैं, यानी उनका सीक्वेंस अलग होता है। अच्छा। अगर मेरे सामने स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 फिजिक्स का है तो मेरे बगल में बैठे बच्चे की स्क्रीन पर वो शायद सवाल नंबर 99 होगा। क्या बात है, मतलब अगल बगल वाले की स्क्रीन में झांककर जो मास चीटिंग होती थी वो तो लगभग नामुमकिन हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ तक कि सवालों के जो 4 ऑप्शंस होते हैं A, B, C, D, वो भी शफल हो जाते हैं। अरे वाह, अगर मैं किसी से इशारे में पूछूं कि भाई पहले सवाल का जवाब क्या है तो वो जो भी बताएगा वो मेरे लिए गलत ही होगा। सही बात है। और इसके साथ ही हर स्टूडेंट की बायोमेट्रिक स्कैनिंग भी होती है। बायोमेट्रिक मतलब आंखों का रेटिना और फिंगरप्रिंट स्कैन। हाँ, ताकि कोई और सॉल्वर आकर एग्जाम ना दे सके। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सारी बातें सुनने में बहुत ही हाईटेक और सेफ लगती हैं। पर मेरा यहाँ एक और सवाल है। हमने यूपीआई का उदाहरण तो ले लिया, पर क्या डिजिटल दुनिया बिल्कुल बुलेट प्रूफ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हर दूसरे दिन हम न्यूज में सुनते हैं कि किसी का यूपीआई स्कैम हो गया, किसी का अकाउंट खाली हो गया। डिजिटल दुनिया में हैकर्स तो हर जगह बैठे हैं ना। सही पकड़ा आपने। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती? ये सोचना कि ऑनलाइन एग्जाम्स कोई जादुई छड़ी हैं कि बस सिस्टम कंप्यूटर पर डाल दिया और सारी बेईमानी खत्म। राइट। हैकर्स इसका भी तोड़ निकाल ही लेते हैं। जैसे यूपीआई में लोग स्क्रीन शेयर करके स्कैम करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन एग्जाम में कुछ सेंटर्स पर हैकर सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। रिमोट एक्सेस मतलब कंप्यूटर कोई और चला रहा है? हाँ, बच्चा एग्जाम हॉल में सिर्फ माउस पकड़कर खाली बैठा रहता है और कहीं दूर किसी दूसरे शहर में बैठा कोई एक्सपर्ट उसके कंप्यूटर को हैक करके उसकी स्क्रीन पर सही जवाब पर टिक कर रहा होता है। बाप रे, ये तो और भी एडवांस लेवल का खेल हो गया। और सिर्फ हैकिंग ही क्यों, मैंने तो बहुत से स्टूडेंट से सुना है कि एग्जाम के बीच में टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आते हैं। वो एक बहुत बड़ी रियलिटी है। मतलब सर्वर ही क्रैश हो गया। एग्जैक्टली। आप सोचिए, एक बच्चा पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, वो पूरे फोकस के साथ एग्जाम दे रहा है और अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। हाँ। या फिर उस सेंटर की लाइट चली जाती है और बैकअप जनरेटर काम नहीं करता। अब सोचिए, एक सेंटर पर 100 बच्चे हैं। हाँ। 50 का कंप्यूटर तो ठीक चल रहा है, लेकिन बाकी 50 का सिस्टम हैंग हो गया। तो उनका तो पूरा ध्यान टूट गया ना। बिल्कुल। अब उन 50 बच्चों का जो फोकस टूटा, वहां जो पैनिक क्रिएट हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो उनके साथ एक नया अन्याय है। ये तो सच में बहुत डरावना है। हालांकि एक बात है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इंजीनियरिंग का एग्जाम यानी जेईई मेन तो ऑनलाइन ही करवाती है। हाँ, जेईई ऑनलाइन होता है। तो क्या वो लोग उसी सेम सिस्टम को नीट पर अप्लाई नहीं कर सकते? एक्सपीरियंस तो है उनके पास। एक्सपीरियंस है, पर देखिए जेईई और नीट के स्केल में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? नीट में करीब 23 लाख बच्चे एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम देते हैं। 20 लाख बच्चे एक साथ एक दिन में? हाँ, इतने बड़े लेवल पर देश भर के हर सेंटर पर बिना किसी इंटरनेट ग्लिच या सर्वर डाउन हुए ऑनलाइन एग्जाम करवाना एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी शायद इतने हैवी लोड के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ सिस्टम को ऑफलाइन से उठाकर ऑनलाइन में डाल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम थोड़ी गलतफहमी में हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में। और देखिए, अगर हम इस चर्चा की एकदम जड़ तक जाए ना, हाँ। तो असली बीमारी ये है ही नहीं कि पेपर कागज पर हो रहा है या कंप्यूटर पर। तो असली बीमारी क्या है? आपको याद है हमने शुरुआत में किस बारे में बात की थी? 23 लाख बच्चे और 1 लाख सीट्स। हाँ, वो भयानक प्रेशर कुकर। बिल्कुल। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में स्कैर्सिटी कहते हैं, यानी संसाधनों की भयंकर कमी। राइट। जब 23 लाख बच्चे सिर्फ 1 लाख सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो सिलेक्शन रेट तो 5% से भी कम हो गया ना। हाँ, 5% से भी कम। ये जो स्कैर्सिटी है और ये जो डर है, यही इस पूरे स्कैम की असली जड़ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये तो वही बात होगी ना कि हम लगातार बैंडेड लगा रहे हैं। सही बात। पहले कागज वाला सिस्टम था, उसमें चीटिंग हुई, तो अब हम कंप्यूटर वाला सिस्टम ला रहे हैं। लेकिन जब तक देश में मेडिकल सीट्स बढ़ाई नहीं जाएंगी, ये प्रेशर कुकर तो वैसा ही रहेगा। एकदम वैसा ही रहेगा। लोग तब भी इस नए ऑनलाइन सिस्टम को हैक करने के नए नए तरीके ढूंढी निकालेंगे, क्योंकि डिमांड तो सोसाइटी में अभी भी जिंदा है। बिल्कुल। जब तक एक सीट के लिए इतना डेस्परेशन रहेगा, लोग लूप होल्स का फायदा उठाते रहेंगे। टेक्नोलॉजी सिर्फ माध्यम बदल सकती है, लालच नहीं। तो फिर अब सवाल वही आता है कि आगे क्या होगा? जो लोग इन एग्जाम्स के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग करवा रहे हैं, क्या उन्हें कोई सजा मिलेगी या वो बच निकलेंगे? इसको लेकर सरकार एक नया कानून लेकर आई है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ओके, 2024 का नया एक्ट। इसमें क्या रूल्स है? ये कानून बहुत सख्त है। इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेंटर वाला हो, प्रिंटिंग प्रेस हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो,
अगर वो ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग या पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। 10 साल की जेल? हाँ, और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। यहाँ तक कि उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच यानी जब्त की जा सकती है। सुनने में तो रूल्स बहुत कड़े लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि मैं रिसेंटली न्यूज में पढ़ रहा था कि सीबीआई ने इस केस में अरेस्ट किए हैं। जी हाँ, सीबीआई ने देश भर में अरेस्ट किए हैं, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा निष्पक्ष होकर देखना होगा। मतलब इम्पार्शियल रिपोर्टिंग? हाँ, देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, पर जो रिपोर्टिंग आ रही है उसके मुताबिक जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके वकीलों का कोर्ट में ये कहना है कि पुलिस सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रही है। जो असली मास्टरमाइंड हैं, जो बड़े लोग इस पूरे रैकेट को चलाते हैं, वो अभी भी पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। ये तो हर बड़े स्कैम की वही पुरानी कहानी लगती है। सही कहा। फ्यूचर में शायद एआई और एडवांस्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज बढ़ेगा इस सिस्टम को सुधारने के लिए। आज के इस डीप डाइव में हमने काफी गहराई से इस मुद्दे को समझा है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ऑफलाइन एग्जाम्स की वो फिजिकल चेन किसी खुली तिजोरी जैसी थी जिसे आसानी से लूटा गया, और हमने इस पेपर लीक इकोनॉमी के बिजनेस मॉडल को भी समझा, और इसके साथ ही उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फायदे और उसके हैजर्ड्स भी समझ लिए। हाँ, पर एक आखिरी सवाल मैं अपने लिसनर्स के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ, एक फूड फॉर थॉट। जरूर। देखिए, आज हमने इस सिस्टम के बारे में बात की, हैकर्स की बात की, नए कानूनों की बात की, पर क्या हमने उस बच्चे के बारे में सोचा जो अपने बंद कमरे में दिन रात एक कर रहा है? सोचने वाली बात यह है कि क्या एक नया कंप्यूटर सिस्टम उन बच्चों का डर और उनका स्ट्रेस दूर कर पाएगा जो सिर्फ एक सीट के लिए अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं? सही पॉइंट उठाया आपने। क्या हमें सिर्फ एग्जाम का सिस्टम बदलने के साथ साथ इस सोसाइटी में सक्सेस की जो डेफिनेशन हमने बना दी है उसे भी बदलने की जरूरत नहीं है? ये तो एक ऐसा सवाल है जिसमें हम सबको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा।